हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें से हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 तक रहेगा, यानी पार्ट 3 तक रहेगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा थ्योरी सेक्शन रहेगा और पार्ट 3 जो रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा। तो चलिए पार्ट 1 का जो हम लोग यहाँ थ्योरी कंप्लीट किए हैं उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर का नाम रहेगा, देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला परिचय के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी क्या है, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिएगा यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय के माध्यम से लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं। अगर इसको हम लोग ये डिफिनेशन अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको अलग डिफिनेशन में भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन अर्जित करते हैं या रुपया पैसा कमाते हैं या विभिन्न प्रकार के ऐसे चीजों को अर्जित करते हैं जिसको लेकर के वो क्या करते हैं, जिंदगी अपना गुजार पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सेंस हमारा क्या होना चाहिए कि आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम जो धन अर्जित करते हैं उसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्या होता है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सेवाओं और वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेवाओं और वस्तुओं का मतलब ये हुआ कि कोई चीजों को हम खरीदेंगे या कोई चीजों को हम बेचेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, यही चीज होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग इन चीजों को अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं, यानी वस्तु और सेवाएं, दो चीज होगा, वस्तु और सेवाएं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन होता है। समाज के किसी भी व्यक्ति के पास सभी वस्तुएं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप समाज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, घर नहीं है, अच्छे से मकान नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि जरूरत की सभी चीजें उसके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको उसकी आवश्यकता होती है, जिसको उसकी जरूरत होती है, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं उनमें से कुछ ही उसे प्राप्त होता है, यानी उसके जो डिमांड के अनुसार, डिमांडिंग के अनुसार उसके पास वस्तु नहीं होता है जो कि उसका अच्छे से उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर वस्तुएं यानी उपलब्ध मात्रा में नहीं होते हैं जिनको उसकी आवश्यकता होती है। फिलहाल चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, इन्होंने किस तरह से परिभाषा को परिभाषित किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ क्या है, इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एडम स्मिथ क्या कहता है कि 1776 में अपनी पुस्तक के अंतर्गत बताया जाता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान इन्होंने माना है। इन्होंने माना है क्या, अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धन से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी धन को अर्जित करना है, धन को इन्वेस्ट करना है, फिर उसी धन को डबल करना है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का एक फंडा होता है ना कि इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 रुपए को 2 रुपए बनाएंगे, 3 रुपए को 4 रुपए बनाएंगे, यानी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा, यानी किसमें, वो हमारा धन में इंक्रीज होते रहेगा। तो एडम स्मिथ अनुसार, उसके अनुसार क्या होगा कि उन्होंने धन का विज्ञान माना है अर्थशास्त्र को। ठीक है, अब चलिए सेकंड पॉइंट जो हमारा है वह आपका सेकंड जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा, अर्थशास्त्री इसको बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा है, इसका नाम है डॉक्टर मार्शल के अनुसार। अब डॉक्टर मार्शल क्या कह रहा है, 1890 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर बताया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का सिद्धांत में बताया कि अर्थशास्त्र संबंधी कल्याण की परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसी मतलब शास्त्र है जिसके अंतर्गत लोगों का कल्याण होता है, लोगों की भलाई होती है ना, इनका यही तात्पर्य है। डॉक्टर मार्शल, ये चीजें बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाएगा, खासतौर पे आपके 12th क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पूछते हैं कि एडम स्मिथ के अनुसार ये परिभाषा अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस तरह से परिभाषा किया था, उन्होंने सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत बहुत सारा आता है कि एडम स्मिथ ने, उसकी बुक्स का नाम क्या है, तो ये बुक्स का नाम उसका ये है, आप लोग उसको भी अच्छे से याद करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या हमारे सामने, यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड रॉबिन्स, ठीक है, ये भी भाई साहब अर्थशास्त्री था। इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे, यहाँ पर थोड़ा ए होगा लेकिन टाइपर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, खैर कोई बात नहीं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये क्या कहता है रॉबिन्स है कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना जाता है।
इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र एक ऐसी शास्त्र है जो कि दुर्लभता का सिद्धांत इन्होंने माना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, आगे है सैमुएलसन। सैमुएलसन क्या होता है, इन्होंने अर्थशास्त्रों को विकास का शास्त्र माना है, यानी अर्थशास्त्र को ऐसे शास्त्र माना जो कि विकास की ओर जाता हो, यानी एक डेवलपिंग होता हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारा है, अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा क्या है, समष्टि। तो चलिए दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्यष्टि, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइक्रो, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि यह अर्थशास्त्र की वह भाग होती है जो व्यक्तिगत इकाइयां जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं का हल किया जाता है। यानी एक ऐसी अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इकाइयां व्यक्तिगत, यानी जो इंडिविजुअल व्यक्ति होगा उसकी छोटी छोटी ऐसे काम होगा, उपभोक्ता के संबंधित आर्थिक समस्याओं का हल करेगा। वो कोई चीज उत्पादन करेगा, फिर उसको बेचेगा, फिर उससे लाभ कमाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये माइक्रो होगा। ठीक है, व्यष्टि के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब चलिए व्यष्टि को किन किन चीजों से हम लोग जोड़ते हैं। पहला हमारा क्या होगा, उत्पादक कीमत। अब उत्पादक कीमत क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को तीन भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला क्या होगा आपका उत्पादक कीमत होगा, दूसरा साधन कीमत होगा और तीसरा क्या होगा, कल्याण का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चलिए उत्पादक कीमत के दो भागों में बांटते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ते हैं। मांग का सिद्धांत। अब मांग का सिद्धांत क्या होगा कि ऐसे सिद्धांत जिसमें क्या होगा, वस्तुओं की सबसे ज्यादा मांग होगी, डिमांड होगा कि ये वस्तुएं चाहिए। जैसे बाजार में कुछ चीजों का सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रचलित होता है ना, तो उन चीजों को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय होते हैं, तो उन्हीं चीजों का क्या होगा, मांग का सिद्धांत होगा। दूसरा क्या होगा, पूर्ति का सिद्धांत। अब मांग तो कर लिया, अब उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे उसका, और उत्पादन के माध्यम से हम लोग फिर उस मांग को फिर पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि उत्पादक कीमत के दो भाग होते हैं, पहला मांग का सिद्धांत और दूसरा पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है, हमारा आगे जो पॉइंट बनता है यह है जहां वस्तुएं और सेवाएं खरीदी या बेची जाती है। ठीक है, अब मार्केट ही होगा जहां वस्तु और सेवाएं खरीदी या बेची जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पर कि वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करता है। क्या करता है, वस्तुओं की सेवाओं और वस्तुओं की सेवाएं आपूर्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर वस्तु सेवाओं की आपूर्ति अगर कम हो जाए तो कहीं ना कहीं मांगों में क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाता है। अगर आपूर्ति अगर फटाफट होने लगे, यानी समय के अनुसार देने लगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सेवा और वस्तु का क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा। इस प्रकार से मांग के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। चलिए आगे क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है जो हमारा सेवाएं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांगों को निर्धारित करना। अब सेवाएं क्या होगा, हमारे पास जो भी सेवाएं होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी, उसकी आपूर्ति के अनुसार उसका मांग को भी हम लोग निर्धारित करेंगे। जैसे कि कोई सामान आपको बेचना है, तो किसी भी मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड बांध देंगे और निश्चित एक समय बांध देंगे, जिसके अनुसार उसको उतना हम लोग को आपूर्ति करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आगे क्या, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अब अर्थशास्त्र की कुछ कुछ समस्याएं होती हैं केंद्र लेवल पर, जो सेंट्रल लेवल पर होती है। अब देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, यानी कितनी मात्रा में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिससे क्या होगा कि उत्पादन भी बना हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं जो डिमांड होगा वो भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, क्या कहता है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है। अब वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है, वो भी हमारा क्या आएगा, उत्पादन के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को भी निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उत्पादन किसके लिए करें। अब उत्पादन किसके लिए करें, हमारे लिए उत्पादन अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक सेंटर होना चाहिए ना, कि भाई इसका उत्पादन करते हैं तो कौन लोग सबसे ज्यादा इसको लाइक करते हैं या फिर इसको खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन के लिए हम लोग तीन चीजों पर निर्भर करेंगे, यानी अर्थशास्त्र की तीन चीजें, तीन केंद्रीय समस्या होगा, जो पहला ये होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर का पूछता है आपके इंटरमीडिएट में। मैंने भी एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और उसमें क्या होता है, एक्चुअली ग्राफ भी बना करके आप दर्शा सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके। ठीक है, तो चलिए ये सीमांत उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन संभावना से
अभिप्राय उस वक्र से है जो वो दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। अब दो वस्तुओं के संयोगों को मान लेते हैं कि ऐसे दो वस्तु खरीद लिए, कपड़ा खरीद लिए, अब कोई ऐसा वस्तु पदार्थ खरीद लिए, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं का हम लोग क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो वक्र बनता है, मान लेते हैं हम एक सपोज करते हैं ये वक्र बनाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ठीक है। तो दोनों का जो अगर हम लोग एक ही में हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादन की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें पार्ट 2 होगा, उसके बाद तीसरा वीडियो होगा यानी पार्ट 3 जो होगा उसमें एमसीक्यू होगा, यानी पहला चैप्टर का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं, पहला दिन था हमारा।